तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन सर में। हाय, दिस इज मोहित। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके इस प्यारे से सब्जेक्ट को जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। आज की वीडियो बेसिकली बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट को वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो में कवर करें हमने सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी शेयर करी है जिनके थ्रू आप बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी फॉर्म में याद कर सकते हो, चुटकियों में याद कर लोगे, ठीक है। और वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में होने वाली है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो आप अपने पेपर में 100% पास हो। आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने स्टूडेंट्स को जो कि हमारी वीडियो देखते हैं मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि हमारी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले वाली रात को देखते हैं, इनकी परसेंटेज थोड़ी सी कम होती है। तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे वो बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग और फैंटास्टिक होते हैं, ठीक है। इन्हें सिग्मा बच्चे भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी वीडियो पेपर से आधे या फिर 1 घंटे पहले देखते हैं, ठीक है, या फिर रास्ते में जाते हुए देख रहे होते हैं। आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। ये सबसे पहले देखते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो आपको बेसिकली इसमें एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में बताना है। एन एक्सचेंज रेट सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड अ करेंसी सिस्टम। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ना, उसे करेंसी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द मेथड अ कंट्री यूजेज टू मैनेज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। ये एक ऐसा मेथड होता है जो कि एक कंट्री द्वारा इस्तेमाल करा जाता है अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ। जैसे जो हमारी इंडिया है वो अपनी करेंसी को मैनेज कर रही है फॉरेन कंट्री की करेंसी के साथ। जो इंडिया के 85 रुपीज़ है ना, वो फॉरेन कंट्री के $1 के बराबर है। तो जो ये चीज़ है वो किसके द्वारा मैनेज करी है, वो भी तो हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम के द्वारा मैनेज करी गई है ना। अब जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है इसे मेनली हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सेट्स एंड मेंटेन अ स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो अमाउंट है वो किसके द्वारा सेट करा जाता है। जो हमारा एक्सचेंज रेट का अमाउंट होता है वो किसके द्वारा सेट करा जाता है, वो सेट करा जाता है हमारे सेंट्रल बैंक और हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है ये किसके द्वारा डिटरमाइन करा जाता है, ये डिटरमाइन करा जाता है जो मार्केट होती है ना हमारी, उसके अंदर सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। मतलब अगर उसमें इंक्रीजमेंट होगा तो ये इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, मतलब मेनली उसके ऊपर ही डिपेंड होता है। अब तीसरी कैटेगरी में आता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसके अंदर ना ऊपर जो भी हमने दोनों पॉइंट पढ़े थे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये दोनों ही पॉइंट कवर हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक भी इन्वॉल्व होते हैं और हमारी मार्केट भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन अल्टीमेट जो सारी चीज़ें हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन करी जाती है, निकाली जाती है, वो डिटरमाइन करी जाती है हमारी मार्केट के द्वारा। हमारा क्वेश्चन है लियोनटाइफ पैराडॉक्स। तो बेसिकली आपको बताना है कि लियोनटाइफ पैराडॉक्स किसे कहते हैं। जो लियोनटाइफ पैराडॉक्स है वो मेनली डिस्कवर करा गया था एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा जिनका नाम था वेस्ली लियोनटाइफ, ठीक है। जो ये इकोनॉमिस्ट है ये बताते हैं इस थ्योरी के अंदर हमें एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जिसमें एक कैपिटल रिच कंट्री जैसे यूएसए, मतलब जिसके पास अंधा पैसा है, वो एक्सपोर्ट करती है, मतलब अपनी कंट्री से बाहर भेजती है लेबर इंटेंसिव गुड्स को, ऐसे गुड्स को जिन्हें बनाने के लिए लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इंपोर्ट करती है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को, ऐसे गुड्स को जिन्हें बनाने के लिए मशीनों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर हमें यही बताया गया है, ठीक है। लियोनटाइफ पैराडॉक्स का मतलब यही है। दूसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट
that record all economic transaction between a country resident and the rest of the world during a specific period, usually a year. तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करती है सारी ट्रांजैक्शन को कंट्री की, चाहे वो रेजिडेंट के साथ हुई हो, मतलब कंट्री के निवासी के साथ हुई हो, चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ हुई हो। ठीक है, सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक ईयर के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने इसका नाम अपनी छोटी क्लासेस में भी सुना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मेनली ये होता है कि आपको आज की डेट में रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि वो रिसोर्सेज है ना, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच सके। फ्यूचर जनरेशन मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बच सके और वो भी इन्हें यूज़ कर सके। हमें एफिशिएंट वे में, ठीक है, हमें अच्छी तरीके से इस्तेमाल करनी है ताकि वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की। तो ये कहता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली आपको इसमें बताना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। Foreign direct investment is when a company or individual from one country makes an investment in a business or asset in another country with the goal of having some control or lasting interest in it। तो foreign direct investment mainly क्या होती है, जब किसी एक कंट्री की कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री के असेट या फिर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को। वो मेनली क्यों इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को, ताकि उसे प्रॉफिट हो। ठीक है, प्रॉफिट में कैसे हो सकता है, जैसे उसे इंटरेस्ट मिले या फिर उसे कंट्रोल मिल रहा है उस बिजनेस के अंदर, तो उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में समझें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, तो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट है हॉरिजॉन्टल एफडीआई। ठीक है, दिस इज व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन द सेम काइंड ऑफ बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री दैट इट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री। ये मेनली तब होती है जब कोई कंपनी उसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है जो कि उसकी कैटेगरी में आता है। मतलब जैसे कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, वो गारमेंट्स का काम करती है, तो उसने फॉरेन कंट्री के अंदर ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कुछ पैसे लगाए उस बिजनेस के अंदर जो गारमेंट का काम करता था, तो इन दोनों की कैटेगरी सेम हो गई ना, तो इसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई। हमारा पॉइंट है वर्टिकल एफडीआई। This happens when a company invests in a business in a foreign country that is parts of its supply chain। जब कोई एक कंपनी दूसरी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है उस बिजनेस के अंदर जो कि उसकी सप्लाई चेन का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब कैटेगरी सेम नहीं होती, लेकिन जो कंपनी के अंदर चीज़ें इस्तेमाल करी जाती है ना सप्लाई करने में, उसका खाली वो पार्ट होता है, तो उस तरीके के बिजनेस में वो फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करती है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई। दिस इज व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन अ कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस इन अ फॉरेन कंट्री। तो कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई हमारी क्या कहती है कि जब कोई हमारी जो कंपनी है वो फॉरेन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है एकदम अनरिलेटेड बिजनेस में, मतलब उसका ना कुछ भी मैच नहीं करता, एकदम अनरिलेटेड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वॉल्व्स स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम द ग्राउंड अप लाइक बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री और ऑफिस। तो जब कोई कंपनी फॉरेन कंट्री के अंदर एक नया बिजनेस स्टार्ट करती है ग्राउंड से, मतलब एकदम नीचे से कहीं से भी कुछ मदद नहीं लेती, किसी के अंदर कुछ मर्ज नहीं करती, एकदम अपना पूरा नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है ना, तो उसे ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इन्वॉल्व बाइंग और मर्जिंग विद एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन द फॉरेन कंट्री। तो इसका मतलब क्या है कि हम फॉरेन कंट्री के अंदर कोई बिजनेस को ही खरीद ले रहे हैं या फिर उस बिजनेस के साथ अपनी कंपनी को मर्ज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है जॉइंट वेंचर। दिस इज व्हेन अ कंपनी फ्रॉम वन कंट्री पार्टनर विद अ कंपनी इन अनदर कंट्री टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। मेनली ये क्या होता है, जैसे इंडिया की एक कंपनी है, उसका कोई एक पार्टनर है, और फॉरेन की एक कंट्री है, उसका कोई एक पार्टनर है,
वो दोनों पार्टनर्स मिलके आपस में एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम जॉइंट वेंचर। ठीक है, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, जब सीवी दिया गुनगुन ने हिमांशी को, ठीक है, तो जे से हो जाएगा हमारा जॉइंट वेंचर, ठीक है, बी से हो जाएगी हमारी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, सी से हो जाएगा हमारा कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई, ठीक है, वी से हो जाएगा हमारा वर्टिकल एफडीआई, गुनगुन के जी से हो जाएगा हमारा ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एन से कुछ नहीं होगा, एन ही वो खाली बस मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा गया है, हिमांशी के एच से हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, को से भी कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा सेंटेंस बना है जब सीवी दिया गुनगुन ने हिमांशी को, तो मतलब इसी लाइन को आप याद रख सकते हो, जिससे आपको ये जो सारे पॉइंट है ना वो याद आ जाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हैज़ बिकेम ग्लोबल विलेज, वट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। ठीक है, बिहाइंड इट, तो जो वर्ल्ड है वो हमारी एक तरीके से ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो ये आपको बताना है, और कौन कौन से फोर्सेस है जो इसके पीछे हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। The world has become a global village signifies the advancement in technology, communication and transportation have interconnected people across the globe। तो जो ये स्टेटमेंट है इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी फैसिलिटीज़ के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बैठे हुए किसी भी फॉरेन कंट्री के पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, द इंटरकनेक्टेडनेस अलाउ फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चर एंड गुड्स, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर जियोग्राफिकल डिस्टेंस हैव कम लेस सिग्निफिकेंट। तो अब जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती जा रही है ना टेक्नोलॉजी के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, डेवलप्ड कर रही है कंट्री, ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो ऐसे चलते हुए ना हमारी जो इंटर कनेक्टनेस है ना लोगों के साथ, जो कि फॉरेन कंट्री के अंदर रिसाइड करते हैं, या फिर हर एक लोग एक दूसरे से अब मिलते जुलते जा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपने आइडियाज़ भी शेयर कर पा रहे हैं, अपने कल्चर्स भी शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने गुड्स और सर्विसेज को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। अब लोगों के बीच में जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है ना वो इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस डेवलपमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें घर बैठे हुए कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट। अब कौन से ऐसे फोर्सेस है जो कि इस कॉन्सेप्ट्स के पीछे आते हैं, तो सबसे पहला है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। तीसरा है कल्चरल एक्सचेंज, आज की डेट में फॉरेन कंट्री है वो हमारी कल्चर को एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो फोर्सेस है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इंटरकनेक्टनेस के लिए, जिसके थ्रू लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंस प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंपनी व्हाइल एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस इन ओवरसीज मार्केट। तो आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है जो कि कोई कंपनी फेस करती है जब वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपेंड करती है, तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करती है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। चैलेंजेस इंक्लूड लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस, कॉम्प्रिहेंसेस विद लोकल लॉज, हाई सेटअप कोड्स, अनफेमिलियर मार्केट, मैनेजिंग इंटरनेशनल टीम्स। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं हमारे, जो कि हमारी जो कंपनी है वो फेस करती है। जैसे सबसे पहला है हमारा लैंग्वेज, क्योंकि जिस कंट्री के अंदर वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है वहाँ की उसे लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती होगी। ठीक है, कल्चरल डिफरेंस, पहले वो जिस कंट्री के अंदर काम कर रही थी उसका कल्चर अलग था, अब वो जिस कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है उसका कल्चर अलग है। ठीक है, वहाँ के लॉज, वहाँ के कानून भी अलग है। ठीक है, अब बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। अनफेमिलियर मार्केट, मतलब वहाँ की जो मार्केट्स है ना उसके बारे में कंपनी को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। मैनेजिंग इंटरनेशनल टीम, अब सारी जो टीम्स है उन्हें मैनेज करना पड़ता है जब हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो। ठीक है,
अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ एंट्री अलोंग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको मार्केट के अंदर जब जो कोई कंपनी है वो एंटर करती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो आपको बताने हैं। ठीक है, मोड्स ऑफ एंट्री रेफर्स टू द डिफरेंट वे अ बिजनेस कैन एंटर अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट। तो मोड्स का मतलब क्या होता है, मोड्स ऑफ एंट्री का मतलब मेनली क्या होता है कि वो तरीके जिनके थ्रू मार्केट के अंदर जो कंपनीज है वो एंटर करती है, तो उसके कुछ हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला हमारा मोड आता है एक्सपोर्टिंग, मतलब अपने सामान को दूसरी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट करके। सेलिंग प्रोडक्ट मेड इन योर होम कंट्री टू कस्टमर इन अनदर कंट्री। ठीक है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ईजी एंड लो रिस्क, इसमें काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है और काफ़ी ज़्यादा कम रिस्क होता है हमारा। ठीक है, दूसरा हमारा एडवांटेज होता है फास्ट एंट्री, इसके थ्रू हम अपने जो सामान है उसे क्विकली काफ़ी ज़्यादा जल्दी वे में दूसरी कंट्री के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट आता है लिवरेज एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, यू यूज़ योर करंट फैक्ट्रीज एंड रिसोर्सेज। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम अपनी जो करंट फैक्ट्री है उसके सामान का यूज़ करके सामान बना लो, अपना जो अपनी गुड्स और सर्विसेज है उन्हें बना लो और एक्सपोर्ट के प्रोसेस के द्वारा उन्हें फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये तीन तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है लो कंट्रोल, यू हैव लेस कंट्रोल ओवर हाउ योर प्रोडक्ट इज़ मार्केटेड एंड सोल्ड इन द न्यू कंट्री। तो आपके पास ना जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आपको ये पता नहीं चल पाता कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसे इस्तेमाल करा जाता है, मार्केट के अंदर कैसे यूज़ करा जा रहा है फॉरेन मार्केट के अंदर। ठीक है, हाई कोस्ट समटाइम, कभी कभार क्या होता है कि एक्सपोर्ट करने की जो कॉस्ट होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई आ जाती है। ठीक है, लिमिटेड लोकल नॉलेज, अब जिस कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें तो उसकी मार्केट की नॉलेज नहीं पता, तो जो नॉलेज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, दूसरा हमारा प्रोसेस है मतलब स्टेप है जो कि मोड्स ऑफ एंट्री के अंदर आता है लाइसेंसिंग। ठीक है, गिविंग परमिशन टू अ कंपनी इन अनदर कंट्री। तो लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है कि परमिशन देना किसी कंपनी को दूसरी कंट्री के अंदर कि वो अपने ब्रांड का नाम यूज़ कर सके। ठीक है, पेटेंट यूज़ कर सके और अपना प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर सके। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है उसे देखते हैं। सबसे पहला है लो कॉस्ट एंड रिस्क, तो इसमें हमारी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, दूसरा हमारा एडवांटेज है फास्ट एंट्री, तो इस प्रोसेस के थ्रू जब हमें लाइसेंस मिल गया तो हमारी जो एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। गुड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। यूज़फुल इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड टेक्नोलॉजी, ये मेनली तब इस्तेमाल करो आप इस चीज़ का जब आपके पास अच्छा ब्रांड है जिसकी मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट के अंदर गुडविल काफ़ी ज़्यादा है और आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। लेस कंट्रोल, अब जब हम अपनी जो गुड्स और सर्विसेज है उन्हें फॉरेन कंट्री के अंदर करते हैं तो जो हमारा कंट्रोल है भाई वो तो लेस हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। ये तो दोनों पॉइंट्स के अंदर हमारा कॉमन आ गया कि जब एक्सपोर्ट में भी हमारा लेस कंट्रोल हो जाता है और लाइसेंसिंग में भी लेस कंट्रोल हो जाता है। रिस्क ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्पिटिटर, अब कॉम्पिटिटर क्रिएट करने में रिस्क क्रिएट हो जाता है लाइसेंसिंग के प्रोसेस के अंदर। कैसे हो जाता है? द लाइसेंसिंग कुड लर्न योर सीक्रेट एंड बिकम योर राइवल लेटर। अब क्या हो जाता है कि जो लाइसेंस जब हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती है कोई भी मतलब कंट्री अपना बिजनेस करने के लिए, तो उसके साथ ना हम अपने सारे सीक्रेट शेयर कर देते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो रिस्क है ना वो क्रिएट हो जाता है। तीसरा हमारा डिसएडवांटेजेस होते हैं लोअर रिटर्न, यू ओनली गेट अ परसेंटेज ऑफ सेल रॉयल्टी। अब सिंपल सी बात है, इसमें जो हमें रिटर्न होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है क्योंकि हमें कुछ परसेंटेज ही मिलती है जैसे रॉयल्टी के फॉर्म में। तीसरा हमारा है पॉइंट जिसके थ्रू हम मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर। ठीक है, ऊपर भी मैंने बताया था जॉइंट वेंचर, दोबारा पढ़ते हैं। पार्टनरिंग विद अ लोकल कंपनी इन फॉरेन मार्केट टू क्रिएट अ न्यू शेयर्ड बिजनेस, यू बोथ कंट्रीब्यूट रिसोर्स एंड शेयर प्रॉफिट एंड रिस्क। तो जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जो फॉरेन कंट्री के अंदर पहले से ही
कोई कंपनी, छोटी कंपनी मौजूद है, उसके साथ मर्ज हो जाना, उसके साथ मिल के बिजनेस करना और दोनों अपना जो रिसोर्सेज है उसे इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। तो इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? शेयर्ड कॉस्ट एंड रिस्क। अब जो भी रिस्क होगा वो खाली एक ही तो कंपनी को नहीं होगा, वो दोनों कंपनी को होगा, ठीक है। दूसरा है हमारा लोकल नॉलेज एंड कनेक्शन। अब मतलब जिस कंपनी ने फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करा है उस छोटी कंपनी के साथ, उसे वहाँ की नॉलेज भी मिल जाएगी उस कंपनी के थ्रू, ठीक है। आगे हमारा तीसरा एडवांटेज है कैन बी सीन अ लोकल एंटिटी, दिस कैन बिल्ड ट्रस्ट विद लोकल कस्टमर और गवर्नमेंट। अब आप उस फॉरेन कंट्री में जो पहले से कंपनी मौजूद है उसके साथ आप मर्ज हुए हो, तो उस कंपनी को तो पहले से ही वहाँ के लोकल कस्टमर जानते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मार्केट के अंदर एंटर होने में, ठीक है, क्योंकि लोगों का उस कंपनी के ऊपर पहले से ही विश्वास है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट कैन अराइज बिटवीन पार्टनर ऑन हाउ टू रन द बिजनेस। कभी कभार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कुछ छोटे छोटे बातों पर विवाद भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग बिजनेस है, वो दोनों आपस में मर्ज हुए हैं। के आगे है हमारा लॉस ऑफ कंट्रोल, डिसीजन आर शेयर्ड सो यू डू नॉट हैव फुल अथॉरिटी। अब जो डिसीजन है वो दोनों को ही लेने पड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके जो कंट्रोल है वो भी हमारा कम होता जाता है। इंटीग्रेशन चैलेंजेस, कंबाइनिंग डिफरेंट कंपनी कल्चर एंड प्रैक्टिस कैन बी डिफ़िकल्ट। अब दोनों कंट्री के अलग अलग कल्चर को कंबाइन करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारा क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज क्योर्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी है और क्योर्स भी है, तो आपको इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। तो क्योर्स का मतलब होता है हमारा डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और ब्लेसिंग का मतलब होता है हमारा एडवांटेजेस। तो क्या डिसएडवांटेजेस है, चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जॉब डिस्प्लेसमेंट। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन जॉब डिस्प्लेसमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कंपनीज मूव प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद लोअर लेबर कोस्ट। अब जो हमारी कुछ कंपनीज होती है वो अपनी जो प्रोडक्शन होती है उन्हें मूव ऑन कर देती है, मतलब प्रोडक्शन जो प्रोसेस है ना वो दूसरी कंट्री के अंदर सेटअप कर लेती है, अपनी कंपनीज को दूसरी कंट्री के अंदर सेटअप कर लेती है। किन कंट्रीज़ के अंदर सेटअप करती है? उन कंट्रीज़ के अंदर सेटअप करती है जहाँ पर जो लेबर कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर उन्हें एम्प्लॉय ना काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट में मिल जाते हैं, तो इससे जॉब डिस्प्लेसमेंट का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इनकम इनइक्वालिटी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी एक कंट्री में जो इनकम है वो इतनी है, दूसरी कंट्री में इतनी है, तीसरी में इतनी है। तो दूसरा हमारा ये पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन विद ग्लोबलाइजेशन कैन कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। अब इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हर जो कंट्री है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उनसे पोल्यूशन निकलता है, जो कि हमारे ओवरऑल जो हमारी अर्थ है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पोल्यूशन करता है, ठीक है। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, इससे ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कल्चरल आइडेंटिटी भी ख़त्म हो जाती है। कैसे होती है? द स्प्रेड ऑफ ग्लोबल कल्चर मे बी लीड टू इरोजन ऑफ लोकल कल्चर एज एंड ट्रेडिशन। अब सिंपल सी बात है भाई, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से ना जो हर एक कंट्री का कल्चर था ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है, सब आपस में मिक्स होता जा रहा है। जैसे हम गारमेंट्स की बात कर ले तो जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चलती है ना लोग बाग पहले उन्हें पहनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो पहले इंडिया में जो मतलब लोग हुआ करते थे, आदमियों में वो धोती और कुर्ता पहना करते थे, लेकिन आज की डेट में ऐसी चीज़ नहीं चल रही। जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चलेगी, जो ओवरऑल सारी वर्ल्ड में पहली जा रही है ना, वही चीज़ें पहनेंगे, ठीक है। आगे हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, डेवलप्ड कंट्री में बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन डेवलप्ड कंट्री। तो जो डेवलपिंग कंट्री है हमारी वो एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री पे डिपेंड होती जा रही है, किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब बात करते हैं इनके एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस का सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी ट्रेड मतलब व्यापार भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
ग्रेटर चॉइस एंड लोअर प्राइजेज, लोगों के पास ग्लोबलाइजेशन के चलते काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ जाती है कम प्राइजेस पे, ठीक है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है, और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन भी हो रहा है। कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो एक कंट्री है वो दूसरी कंट्री के साथ अपने जो कल्चर है उससे भी एक्सचेंज कर सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे आज की डेट में जो फॉरेन कंट्री है ना वो हमारे कल्चर को अडोप्ट कर रही है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है जॉब क्रिएशन। अब सारी कंपनी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लोग बाग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है मार्केट के अंदर, जो कि हेल्प करती है जॉब क्रिएशन में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसेस इंटरनेशनल बिजनेस। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल बिजनेस किसे कहते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनके थ्रू जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड कैपिटल दैट क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि आपको कमर्शियल ट्रांजैक्शन करनी है, मतलब आपको मेनली बिजनेस करना है अपने जो नेशनल बॉर्डर है ना उससे बाहर, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो हम बिज़नेस करते हैं ना उसे मेनली इंटरनेशनल बिजनेस कहा जाता है। तो जो हमारा बिजनेस है वो मेनली किन चीज़ों का हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, रिसोर्सेज का और कैपिटल का, ठीक है, जो कि हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर करते हैं। कि हमारे मेनली कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में अगर टेक्नोलॉजी में इंक्रीजमेंट होगा तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या होगा, अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो लॉ है, ठीक है, कानून है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखेगी, ठीक है, टैक्स फ्री रखेगी, तो उससे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा। और इकोनॉमिक फैक्टर बोलता है कि जितने भी सारे बैरियर्स हैं उन्हें अगर हटा दिया जाए, जितनी भी सारी रुकावटें इंटरनेशनल बिजनेस करने में आती है उन्हें हटा दिया जाए, तो वो उसके थ्रू भी जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो मार्केट के अंदर इंक्रीज़ होगा। इन नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो खाली कितने रुपीज़ में, 29 रुपीज़ में। और ये इसकी जो ये कॉस्ट है ये मेनली इतनी कम इसलिए रखी गई है ताकि सारे बच्चे इन नोट्स को परचेज करके अपनी रिवीजन को एक टॉप लेवल तक कर सके, 100% अपनी रिवीजन को करके पेपर में फोड़ कर आ सके। और यार 29 रुपीज़ में कोई भी पेपर पास हो रहा है, आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर पा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार वो ज़्यादा नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग यार आपको इन नोट्स को परचेज करना चाहिए और अपनी रिवीजन को अच्छे वे में करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपको इस थ्योरी को ना एक्सप्लेन करना है एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग इट्स एप्लीकेशन, और आपको एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करना है जो इस थ्योरी को डिस्क्राइब करे। तो जो ये थ्योरी है वो मेनली किसके द्वारा लिखी गई है, एडम स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई है। वो इस थ्योरी में ये बताते हैं कि एक कंट्री को उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, मतलब उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ना कि उन चीज़ों का जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। तो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है कंट्री को जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। प्रोडक्शन करके उन गुड्स और सर्विसेज का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिखा हुआ है कंसीडर्ड टू कंट्री, आप दो कंट्री के एज्यूम कर लो, जैसे हमारे पास दो कंट्री है, पहला है इटली और दूसरा है फ्रांस। प्रोड्यूसिंग वाइन, जो दोनों कंट्री है वो प्रोड्यूस क्या करती है, क्या बनाती है, वाइन बनाती है, ठीक है। इफ़ इटली कैन प्रोड्यूस 100 मिलियन गैलून ऑफ वाइन, अगर जो हमारी इटली है वो 100 मिलियन गैलून ऑफ वाइन बना लेती है, ठीक है। वाइल फ्रांस कैन प्रोड्यूस लेस देन विद सेम रिसोर्सेज, लेकिन जो फ्रांस हमारी कंट्री है ना वो उनसे कम वाइन बनाती है जबकि उनके पास भी वो सेम ही रिसोर्सेज है, ठीक है। इटली कैन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाइन प्रोडक्शन, अब तो सिंपल सी बात है भाई, इटली के पास सेम रिसोर्सेज है और हमारे फ्रांस के पास भी सेम रिसोर्सेज है, लेकिन इटली हमारी वाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया है तो डेफिनेटली उसे फ़ायदा होगा, ठीक है। कन्वर्सली इन फ्रांस, इफ फ्रांस कैन प्रोड्यूस मोर क्लॉथ दैन इटली विद सेम रिसोर्सेज, फ्रांस कैन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन क्लॉथ प्रोडक्शन। और अगर हम बात करें, अगर हमारी फ्रांस एक कंट्री है
इटली के पास भी सेम रिसोर्सेज है और फ्रांस के पास भी सेम रिसोर्सेज है, लेकिन जो हमारी फ्रांस है ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में जो क्लोथ्स है उनका प्रोडक्शन कर रही है उन्हीं सेम रिसोर्सेज के साथ। ठीक है, तो अब इस जो हमारी क्लोथ का प्रोडक्शन है इसके अंदर किसको फ़ायदा होगा? फ्रांस को फ़ायदा होगा। वाइन के अंदर इटली को फ़ायदा हो रहा था और क्लोथ्स के अंदर फ्रांस को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इसमें, and they should trade with each other. This way both countries can benefit from specialization and trade, leading to higher overall production and consumption. तो देखो, अब दोनों कंट्री किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। जैसे जो हमारी इटली है वो वाइन के प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट है। ठीक है, जो हमारी फ्रांस है वो क्लोथ के प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट है। तो अब जो ये दोनों कंट्री है ना ये आपस में ट्रेड कर सकती है। इससे क्या होगा कि दोनों कंट्री को आपस में बेनिफिट होगा और ओवरऑल जो हमारा प्रोडक्शन है और वो कंजप्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी यही बताती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आप एग्जाम्पल को दोबारा रीड आउट कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस डिस्कस। तो आपको बताना है कौन कौन से कंपोनेंट हैं इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के जो कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज इन इंटरनेशनल बिजनेस encompass a range of factors that influence how business operate across border। तो मेनली इसके अंदर वो चीज़ें आती है जो हमें बताती है कि जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो कैसे परफॉर्म करता है अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के बाहर, एक कंट्री की लोकल बाउंड्रीज के बाहर ही परफॉर्म होता है ना हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। दीज कंपोनेंट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो जो ये हमारे कंपोनेंट है ये कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। चलिए उन कंपोनेंट को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा फिजिकल पॉलिसीज। ठीक है, तो फिजिकल पॉलिसी में क्या आता है चलिए देखते हैं। This involve government spending and taxation policies that can affect demand, inflation and exchange rate, influencing international trade and investment flows। तो फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो स्पेंड करती है किन चीज़ों के ऊपर, टैक्सेशन पॉलिसीज़ के ऊपर। ठीक है, जो कि इफ़ेक्ट करती है मार्केट के अंदर डिमांड को, एक्सचेंज रेट को, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं ना और इन्वेस्टमेंट फ्लोज होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक। ये इम्प्लीमेंट करी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। दिस पॉलिसी कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इम्पैक्टिंग बोरोइंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट विच आर क्रिटिकल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा इम्प्लीमेंट करी जाती है और इस पॉलिसी के अंदर हम क्या कंट्रोल करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर इफ़ेक्ट डालती है ना, इम्पैक्ट डालती है, उन सारी चीज़ों को हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कंट्रोल करते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है ट्रेड पॉलिसी। दिस इंक्लूड टैरिफ, क्योटाज, trade agreements that regulate the flow of goods and service between country directly affecting international business operation। तो ट्रेड पॉलिसीज़ में हमारे क्या आ जाते हैं, सारे ट्रेड एग्रीमेंट आ जाते हैं, टैरिफ्स आ जाते हैं, क्वाटाज आ जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमारे टैक्स लगते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। अगला हमारा पॉइंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, regulation governing foreign direct investment and portfolio investment influence capital flow and the establishment of international business venture। तो foreign investment policy में हम regulate करते हैं foreign direct investment। ठीक है, portfolio investment। अब investment से हमारा मेनली क्या होता है, कैपिटल फ्लो बढ़ जाता है। अगर जिस कंट्री के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है उस कंट्री के अंदर कैपिटल फ्लो बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, और जब हमारा पैसा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, तो हमारा जो बिज़नेस है वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है वो एक तरीके से क्या करती है, इंटरनेशनल जो बिज़नेस होता है
उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है, उसे इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है एक्सचेंज रेट पॉलिसी। डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सचेंज रेट रिजाइन फिक्स्ड और फ्लोटिंग। तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी तो मेनली हमें ये बताती है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है ना वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, फ्लोटिंग रहेगा। ठीक है, एंड इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन सिग्निफाई इम्पैक्ट द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो जब हम किसी भी कंट्री के साथ व्यापार करते हैं तो हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, जैसे हमारी करेंसी की वैल्यू उनकी करेंसी की किस वैल्यू के बराबर होगी, तो वो हमारा एक्सचेंज रेट पॉलिसी के अंदर आ जाता है। और अगर हम उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ना तो ये चेंजेस भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब बात कर लेते हैं इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। तो शॉर्ट ट्रिक में हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है, फिस्कल ने मॉनेटरी से बोला चल फॉरेन में ट्रेड करते हैं एक्सचेंज का। ठीक है, तो फिस्कल से तो मेरी फिस्कल पॉलिसी आ गई। ठीक है, फिस्कल ने मॉनेटरी से बोला तो मॉनेटरी से मेरा क्या आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी से बोला चल फॉरेन, फॉरेन से मेरा क्या आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। में ट्रेड करते हैं एक्सचेंज का। ठीक है, में ट्रेड से आ गया मेरा ट्रेड पॉलिसी और एक्सचेंज से आ गया मेरा क्या, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये आप सेंटेंस याद कर लेना, आपको सारे पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और आप कभी भी नहीं भूलोगे। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, स्टेट इट्स अंडरलाइंग अजम्पशन। तो आपको बताना है कि हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या होती है और आपको इसकी अजम्पशन को भी अंडरलाइन करना है, मतलब उसे भी बताना है उसके अंदर क्या क्या एजम्पशन है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो जो हेक्सर-ओहलिन थ्योरी है ना, इसे प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी में बेसिकली बताया गया है एक जो हमारी कंट्री है, ठीक है, उसके पास जो सबसे ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें उसे मेनली उन फैक्टर से बनने वाली गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, और जो उस कंट्री के पास कम फैक्टर है उनसे बनने वाली गुड्स और सर्विसेज का उसे ज़्यादा इंपोर्ट करना है। ठीक है, जो फैक्टर उसके पास कम है उसका तो उसे ज़्यादा इंपोर्ट करना है उन गुड्स और सर्विसेज का, और जो फैक्टर उसके पास ज़्यादा है उनसे बनने वाली गुड्स और सर्विसेज का उसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमारी इंडिया है, वो जो लेबर इंटेंसिव गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनका एक्सपोर्ट करती है फॉरेन कंट्री के अंदर, और जो हमारे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स और सर्विसेज होती है उन्हें इंपोर्ट करती है इंडिया के अंदर, उनसे बनने वाले गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, तो हेक्सर-ओहलिन थ्योरी हमारी यही बताती है। चलिए अब इसकी अजम्पशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी अजम्पशन है, फैक्टर एंडाउमेंट ऑफर डिफर। कंट्रीज हैव डिफरेंट एंडाउमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर, कैपिटल, लैंड। तो हर एक कंट्री के पास ना अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं, जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है फैक्टर मोबिलिटी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल विद इन अ कंट्री बट इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज। तो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मोबाइल तो होते हैं, मतलब जा तो सकते हैं कंट्री के अंदर, कहीं भी चले जा सकते हैं, लेकिन कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तीसरा हमारा है वेराइंग फैक्टर इंटेंसाइड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन एंड प्रोपोर्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे गुड्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, अलग अलग प्रोपोर्शन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये बताता है। चौथे पॉइंट में देखते हैं, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रेड बैरियर। तो दिस सिंप्लीफाइज आइडेंटिकल कमोडिटीज प्राइस इन एवरी कंट्री विद फ्री ट्रेड। तो अगर हमारा जो ट्रेड है वो एकदम पूरा फ्री वे में होता है तो उससे हमारी जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती और ना ही कोई हमारा ट्रेड बैरियर आता, मतलब व्यापार में कोई भी रुकावट नहीं आती। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन बोथ कमोडिटीज एंड फैक्टर मार्केट। अब दोनों ही कंट्री में जो हमारा कंपटीशन है ना वो बराबर होगा, एक तरीके से परफेक्ट होगा। एक कंट्री में इस चीज़ का कंपटीशन ज़्यादा होगा, एक कंट्री में किसी और चीज़ का कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो वो बैलेंस्ड रह के चलता है। अगला हमारा पॉइंट है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो हमारे प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो हर एक कंट्री में होमोजीनियस होते हैं, मतलब सेम होते हैं।
उससे अगला हमारा पॉइंट है डिफरेंस इन रिसोर्स एंडाउमेंट एंड प्रोपोर्शन। देखो हर एक कंट्री के अलग अलग हमारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, ठीक है। हर एक कंट्री के उनकी गुड्स और सर्विसेज का अलग अलग प्राइस हो सकता है जो कि वो प्रोडक्शन में यूज़ करती है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है constant return to scale, increasing all input by certain proportion will increase output by same proportion। अगर हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं कुछ प्रोपोर्शन से तो उसी प्रोपोर्शन से जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे हम कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगी। आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी, अब सिंपल सी बात है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना, जो दोनों कंट्री है उसके अंदर सेम तरीके की इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। सेम ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारा प्रोडक्शन करा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कल्चरल डाइवर्सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज अ मेजर चैलेंज फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है मतलब हर एक कंट्री का हमारा एक अलग अलग कल्चर है, तो वो ना जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर फाउंड करी जाती है उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजेस एमर्ज कर देती है, उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है उन कंपनीज़ को। तो आपको इसे बताना है कौन कौन से चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। अब जो हमारी कल्चरल की डाइवर्सिटी है मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग हमारे कल्चर्स हैं, वो दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रेजेंट होती है और चैलेंजेस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेनली किस पर डिपेंड होता है, हमारी कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करती है तो वो अपनी कंपनी को अच्छे से ग्रो कर सकती है, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अडोप्ट कर सकती है। लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करा जाता तो वो उनके लिए चैलेंजेस बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो फेस करती है, ठीक है। तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन बैरियर। अब हर एक कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज होती है, तो सबसे पहला रीज़न आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन बैरियर। अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है दूसरी कंट्री तक तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन बैरियर का आ जाता है, लैंग्वेज का आ जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा डिफरेंस। जो हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है उसके अंदर मेनली क्या आ जाता है, डिफरेंस इन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, नॉन वर्बल cues and create misunderstanding and hinder effective communication। तो जो हमारे कम्युनिकेशन बैरियर है वो एक तरीके से लैंग्वेज में आता है जिसकी वजह से जो हमारी कंपनीज़ है वो एक इफ़ेक्टिव वे में कन्वर्सेशन नहीं कर पाती वहाँ के लोगों से, क्योंकि उन्हें वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से पता नहीं होती। क्योंकि जब लैंग्वेज ही नहीं पता होगी तो चीज़ों को कैसे समझ पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंजेस ये फेस करती है। दूसरा हमारा चैलेंज आता है कॉन्फ्लिक्ट वर्क स्टाइल। डिफरेंट कल्चर में है वेरिंग अप्रोचेस टू वर्क टाइम मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग लीडिंग टू क्लैश एंड इनएफिशिएंसी। अब हर एक जगह काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो हर एक कंट्री में भी जो काम करने का लोगों का तरीका है वो अलग अलग होता है, टाइम को मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से जो कंपनीज़ के लोग होते हैं उनके अंदर विवाद हो जाता है, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाती है, ठीक है। तो दूसरा चैलेंज हमारा ये होता है। तीसरा हमारा चैलेंज आता है डिफ़िकल्टी इन बिल्डिंग ट्रस्ट। अब कोई भी कंपनी किसी नई कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है तो वहाँ के जो कस्टमर है ना वो उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं करते, पहले उसके गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें अच्छी लगी तो धीरे धीरे करके उनका जो ट्रस्ट है बिल्ड होता है, डायरेक्ट बिल्ड नहीं होता। तो ये भी उनके लिए, कंपनी वालों के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय फ्रॉम डिफरेंट कल्चर में है वेरिंग लेवल ऑफ कंफर्ट विद चेंज मेकिंग इट चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट न्यू पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी और कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो हमें लोगों की भी ज़रूरत होगी, तो हमें वो लोग भी वहाँ उसी कंट्री के अडोप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन उन लोगों का काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है जो कि हमारे रूल्स और रेगुलेशन से मैच ना करे, तो ये भी एक चैलेंजेस हो जाता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो आपको एक्सप्लेन करनी है ये नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की थ्योरी को और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में भी बताना है। तो जो ये थ्योरी है वो माइकल पोर्टर के द्वारा डेवलप करी गई है। इस थ्योरी में वो बताते हैं कि क्यों एक कंट्री
के अंदर एक ही तरीके की काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज सेटअप होती है और वो एक ही तरीके का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है और वो उस चीज़ में लार्ज अमाउंट में ग्रोथ भी करती है। तो वो उन सीक्रेट्स के बारे में बताती है जिनके थ्रू जो एक कंट्री है वो एक ही तरीके का प्रोडक्शन करके, एक ही तरीके की गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करके कैसे मार्केट के अंदर अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। जैसे हमारी चाइना है, चाइना हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में काफ़ी ज़्यादा आगे है। चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनकी काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ है और मार्केट के अंदर चाइना के आइटम के सामने कोई भी जो आइटम है वो नहीं टिक सकता, क्योंकि उनकी जो डिमांड है ना वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में है, क्योंकि उनका प्राइस इतना ज़्यादा कम होता है कि दूसरा प्रोडक्ट उनके सामने टिक ही नहीं पाता। ठीक है, अब जो हमारे ये माइकल पोर्टर है, इन्होंने ना एक डायमंड मॉडल भी दिया है। उसके मेनली ना 4 चीज़ें हैं, मतलब वो जैसे हमारा जो डायमंड होता है वो 4 पॉइंट से मिलकर बनता है ना, ऐसे ही जो हमारे पोर्टर डायमंड है, जो पोर्टर जी है हमारे, उन्होंने एक डायमंड मॉडल दिया है जो भी हमारा किसके 4 कीज़ के ऊपर बेस्ड है, मतलब 4 ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है। चलिए उन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फैक्टर कंडीशन, अ नेशन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग स्किल्ड लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज। तो जो कोई भी हमारा नेशन है, मतलब कोई भी एक कंट्री है, उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और वहाँ के लोगों को अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कंपोनेंट है उनके मॉडल का, डिमांड कंडीशन, द नेचर एंड साइज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी कंट्री चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है उनकी ओवरऑल जो डिमांड है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव सप्लायर इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। और जो हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ठीक है, चौथा कंपोनेंट हमारा क्या है, फर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, द वे ऑफ कंपनीज आर क्रिएटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज एज वेल एज द इंटेंसिटी ऑफ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन। अब सिंपल सी बात है, जो हमारी एक कंपनी है वो एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, अच्छे वे में क्रिएट करी जानी चाहिए, उसमें सारी चीज़ें ना एक लॉफुल मैनर में अरेंज होनी चाहिए, उसका अच्छे से स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी अच्छे से प्लान बना होना चाहिए, तभी हम मार्केट के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस थ्योरी के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है गाइडेंस फॉर पॉलिसी मेकर। तो जो ये थ्योरी है ना, ये पॉलिसी मेकर्स को, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनको एक तरीके से क्या गाइडेंस प्रोवाइड करती है। दूसरा हमारा पॉइंट है हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, मतलब अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है ना, उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाएगा, जिनसे उनकी मार्केट के अंदर जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें क्या होगा, हाई अमाउंट में प्रॉफिट होगा। ठीक है, तीसरा हमारा सिग्निफिकेंट है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन एंड अपग्रेडिंग। It highlights the importance of innovation and continuous improvement for maintaining competitiveness। तो जो ये थ्योरी है वो प्रमोट करती है इनोवेशन को, मतलब नए आइडिया को, और अपग्रेडेशन को, मतलब इस थ्योरी के थ्रू ना हम नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग इट्स एप्लीकेशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कंपैरेटिव एडवांटेज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी को। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल भी देना है जो कि उसकी सारी एप्लीकेशन के बारे में डिस्क्राइब करें। इसके आंसर को देखते हैं। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो। तो जो ये थ्योरी है ये किसके द्वारा डेवलप करी गई है, एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा जिनका नाम है डेविड रिकार्डो। पोजिस्ट दैट कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर विच दे हैव लोअर अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तो ये थ्योरी कहती है कि कंट्री को उन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, मतलब उन चीज़ों का, उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना चाहिए जिनमें उनकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम आए, जिसमें उनकी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आए। ठीक है, एंड ट्रेड विद अदर कंट्री
फॉर गुड्स एंड सर्विस दे कैन प्रोड्यूस एट हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और उन गुड्स और सर्विसेज को बना के उन्हें ट्रेड कर देना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ, किन गुड्स के रिटर्न में, उन गुड्स के रिटर्न में जो उन्हें अपनी कंट्री में बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारी जो कंट्रीज़ है ना उन्हें फ़ायदा होगा उस व्यापार से। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे पोर्टुगल हमारी एक कंट्री है, ठीक है, जिसे वाइन और क्लॉथ बनाने में दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा लोअर लेबर कॉस्ट आ रही है, लेकिन पोर्टुगल ने सिलेक्ट करा वाइन बनाना, ठीक है, क्योंकि उसे उसमें ज़्यादा लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही थी, लोअर लेबर कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो हमारी इंग्लैंड है, उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्लॉथ बनाएंगे क्योंकि उन्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो हमारी पोर्टुगल कंट्री थी वो स्पेशलाइज्ड हो गई किस चीज़ का प्रोडक्शन करने में, वाइन का प्रोडक्शन करने में। और जो हमारी इंग्लैंड थी वो स्पेशलाइज्ड हो गई किस चीज़ का प्रोडक्शन करने में, क्लॉथ का प्रोडक्शन करने में। अब ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकती है और इससे दोनों ही कंट्री को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो जो ये थ्योरी है वो हमारा यही कहती है कि आपको उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है जिसमें आपकी जो कॉस्ट है ना वो कम आए, ठीक है, और दूसरी कंट्री के साथ उसका ट्रेड कर देना है। और दूसरी कंट्री से रिटर्न में कौन से गुड्स लेने हैं, वो वाले गुड्स जिनको बनाने में आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी ना वो हाई आ रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस इंटीग्रेशन एफर्ट्स अमंग कंट्रीज इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। तो इंटीग्रेशन के क्या एफर्ट्स है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के अंदर, आपको उन एफर्ट्स के बारे में बताना है। आंसर को देखते हैं। द यूरोपियन यूनियन स्टैंड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन का जो हमारा यूरोप है। ठीक है, प्रमोटिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल अमंग मेंबर स्टेट। तो इन्होंने क्या कर रखा है, प्रमोट कर रखा है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो बिजनेस है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को फ्रीली सेल आउट कर सकते हैं मार्केट के अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। द EU हैज़ इवोल्व्ड थ्रू डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो हमारा यूरोप है वो अलग अलग स्टेज से गुजरा हुआ है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, इंक्लूडिंग फ्री ट्रेड एरिया। इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया भी प्रोवाइड कर रखा है, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरोप के अंदर जो बिज़नेस है वो अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट, USMCA फॉर्मली NAFTA फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग द 3 कंट्रीज़ बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो मेनली नॉर्थ अमेरिका के अंदर 3 कंट्रीज़ के ऊपर से रिमूव कर दिया था टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, मतलब जितनी भी सारी ट्रेड करते वक्त रिस्ट्रिक्शन आती है ना वो सारी रिमूव कर दी गई थी। ठीक है, द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट अ फ्री ट्रेड एरिया वेयर मेंबर कंट्री एलिमिनेट ट्रेड बैरियर वाइल मेंटेनिंग देयर इंडिविजुअल ट्रेड पॉलिसी विद नो नॉन मेंबर। तो जो ये एग्रीमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि बिजनेस मार्केट के अंदर फ्रीली ट्रेड कर सकता है सारे बैरियर्स को हटा के, बिना किसी ट्रेड बैरियर के अच्छे से मार्केट के अंदर ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है एशिया। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ASEAN एम टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनका जो मेन एम था वो क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस करना, कल्चरल डेवलपमेंट करना उनके लोगों का। ठीक है, एशियन हैज़ इस्टेब्लिश्ड द एशियन फ्री ट्रेड एरिया। इन्होंने इस्टेब्लिश्ड करा क्या, एक एशियन फ्री ट्रेड एरिया टू रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट ट्रेड विद इन द रीजन। इससे क्या हुआ, जो हमारे टैरिफ थे मतलब रुकावटें थी जो कि ट्रेड करते दौरान आती थी वो रिड्यूस हुई, वो कम हुई। एडिशनल द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इन्होंने एक प्रोग्राम भी लॉन्च करा। ठीक है, पार्टनरशिप का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का। ठीक है, विच इंक्लूड एशियन मेंबर अलॉन्ग विद द अदर कंट्री। इसमें हमारे जो एशियन के मेंबर्स थे वो तो इंक्लूड थे ही, एशिया के मेंबर, उसके साथ कुछ
कंट्रीज़ भी इंक्लूड थी, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया इज़ अनदर सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन एफर्ट इन एशिया। तो एशिया के अंदर ये सारी कंट्री इन्वॉल्व थी जिन्होंने एग्रीमेंट करा कि वो सारे ट्रेड बैरियर्स हटा देंगे, जिससे कि जो बिज़नेस है वो अच्छे से ऑपरेट कर पाए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन एंड स्कोप ऑफ WTO। तो WTO की फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। WTO की फुल फॉर्म है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसके फंक्शन को और इसके स्कोप को बताना है। किसके स्कोप को? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लाइक अ ग्लोबल क्लब फॉर कंट्री। ये एक तरीके से ग्लोबल क्लब का काम करता है सभी कंट्रीज़ के लिए। दैट ट्रेड विच ईच अदर, जो हमारी कंट्री है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है ना, तो उसके लिए जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो एक क्लब का काम करता है, ग्लोबल क्लब का काम। ठीक है, इट्स मेन जॉब इज़ टू मेक श्योर दैट ट्रेड फ्लो स्मूथली, प्रेडिक्टिबली एंड एज फ्रीली एज पॉसिबल। तो इसका मेन काम क्या होता है कि जो सारी कंट्रीज़ है वो जो ट्रेड है, व्यापार है, वो अच्छे से कर रही है, स्मूथली वे में कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, एक फ्रीली वे में कर रही है। तो इसका काम वही होता है, इन सारी चीज़ों को चेक करना। किसका काम होता है? ये हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रूल्स सेट करती है कि हर एक कंट्री को जो अपना कमर्शियल बिजनेस है वो दूसरी कंट्री के साथ कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहला है सेट द ट्रेड रूल, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। द WTO हेल्प कंट्री एग्री ऑन द रूल्स फॉर ट्रेडिंग गुड्स, सर्विस एंड इवन थिंग लाइक इन्वेंशन। These rules aim to make trade fair and prevent country from unfairly favoring their own business। तो जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स बनाने में हेल्प करती है एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ। इससे क्या होता है कि जो हमारा ट्रेड है ना वो एक फेयर वे में हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिक्कतें नहीं होगी, कुछ घोटाला नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो अगर अनफेयर वे में होगा तो इससे हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, दोनों कंट्रीज़ के बीच वॉर छिड़ सकती है। तो ये रीज़न हो सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन सारी चीज़ों से बचाती है और रूल्स और रेगुलेशन को मेंटेन करके चलती है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट आ जाता है रिजोल्व ट्रेड डिस्प्यूट। तो व्यापार से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें आती है ना उन्हें सोल्व करने का काम कौन करती है? हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, दिस हेल्प्स प्रिवेंट ट्रेड वॉर। व्यापार की वजह से जो वॉर हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उससे भी ये बचने में सहायता करती है। कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़। ये हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। द WTO ऑफर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू हेल्प पुअरर कंट्री पार्टिसिपेट मोर इफेक्टिवली इन ग्लोबल ट्रेड। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्री की, मतलब जो कंट्री अभी डेवलप कर रही है, अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्लोबल मार्केट तक पहुँच सके। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है वर्क विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। इट कोऑपरेट विद अदर इंटरनेशनल ग्रुप्स टू मेक ग्लोबल इकोनॉमिक वर्क बेटर। तो जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करती है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, जो हमारी इकोनॉमी है ना वो और अच्छे बेटर वे में ग्रोथ कर सके, जो सारी कंट्री है वो एक दूसरे से अच्छे से लिंक हो सके। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ WTO की, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप के बारे में, मतलब व्हाट इट कवर्स। जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या चीज़ें कवर करती है। सबसे पहला है गुड्स। दिस इज़ द ट्रेडिशनल एरिया ऑफ ट्रेड कवरिंग एवरीथिंग फ्रॉम फूड एंड क्लॉथ टू कार्स एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो जो हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये हर तरीके के गुड्स को कवर करती है, चाहे वो हमारा कोई खाना हो, चाहे वो हमारी कोई क्लोथ्स हो, चाहे कोई हमारी कार हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है सर्विसेज। दिस इंक्लूड्स थिंग्स यू कैन टच लाइक बैंकिंग,
कैन नॉट टच लाइक बैंकिंग, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड होती है जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फील कर सकते हो एक तरीके से, उनसे आप बेनिफिट ले सकते हो। जैसे हमारी बैंकिंग सर्विसेज हो गई, टूरिज्म सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गई, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दिस कवर थिंग्स लाइक पेटेंट फॉर इन्वेंशन। जैसे अपनी जो हमने इन्वेंशन करी है ना, हम उसका पेटेंट करवा सकते हैं ताकि उसे कोई और कॉपी ना कर सके। पेटेंट का मतलब होता है अपने नाम से रजिस्टर्ड, तो वो भी हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांड नेम, अपने ब्रांड नेम के लिए ट्रेडमार्क भी यहाँ पे हम रजिस्टर करवा सकते हैं। एंड कॉपीराइट फॉर क्रिएटिव वर्क, अपने ताकि हमारे जो वर्क को कोई और कॉपी ना कर सके उसके लिए हम कॉपीराइट के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। द WTO हैज़ रूल्स टू प्रोटेक्ट दीज अक्रॉस बॉर्डर। तो WTO के पास ये रूल्स है कि इन चीज़ों को ना वो हमारी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्री के साथ भी ऑपरेट कर सके, कि हमारी कंट्री के अंदर तो कोई हमारे काम को कॉपी नहीं करेगा बल्कि साथ वाली कंट्री में भी कोई इस सेम काम को कॉपी ना कर सके। तो ये भी पावर होती है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है एनालाइज द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ एनी 3 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो आपको एनालाइज करनी है कॉस्ट और बेनिफिट किसी भी 3 रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। आपको इसमें क्या बताना है, आपको बताना है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। मतलब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से जो कुछ कंट्रीज़ थी हमारी उन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए और क्या क्या कॉस्ट आई, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा द यूरोपियन यूनियन, EU से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। बेनिफिट क्या हुआ, ट्रेड क्रिएशन, elimination of tariff and non-tariff barrier among member state has led to significant increase in intra-EU trade. Business gain access to a large market. अब सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे व्यापार है ना, जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सिंपल सी बात है, जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होंगे तो उस कंट्री के अंदर तो ग्रोथ तो होनी तो भाई डेफिनेटली है, ठीक है। इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, कंट्री के अंदर जो ट्रेड है वो बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब किसी कंट्री ने सारे टैरिफ नॉन टैरिफ हटा रखे हैं, सारे टैक्सेस हटा रखे हैं, तो उस कंट्री के अंदर जो दूसरी कंट्री है वो इन्वेस्टमेंट भी करेगी, तो इससे हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ जाएगी। चलिए इसे पढ़ के देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। द EU लार्ज integrated market and stable regulatory environment attract FDI from outside the bloc bringing in capital, technology and expertise। तो जो हमने टैक्सेस, टैरिफ, नॉन टैरिफ ये सारे बैरियर हटाए हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो हमारे दूसरे कंट्री के इन्वेस्टर होते हैं ना उन्हें अट्रैक्ट करती है, जिनके खातिर वो क्या करते हैं, हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोस्ट के बारे में। तो क्या क्या कोस्ट आई है। सबसे पहले है कॉम्प्लियंस कोस्ट। बिजनेस फेस कोस्ट एसोसिएटेड विद कॉम्प्लाइंग विद EU रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड विच कैन समटाइम बी बर्डन स्पेशली फॉर स्मॉलर एंटरप्राइजेज। कभी कभार जो बिजनेस है हमारा वो कुछ कॉस्ट को फेस कर देता है, ठीक है, फेस करनी उसे पड़ जाती है, जो उसके लिए कभी कभार क्या बन जाती है, बर्डन बन जाती है। और ये मेनली किसके लिए बर्डन बनती है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। तो पहली कॉस्ट आती है हमारी कॉम्प्लियंस कॉस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है ट्रेड डाइवर्जन। द EU कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ कैन डाइवर्ट ट्रेड from more efficient producer outside the block to less efficient producer with the block leading to welfare losses for the consumer। तो जो ये EU है ना, वो जो एक्सटर्नल टैरिफ है उसे हटाता है ना जब, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है ना वो मार्केट के अंदर से धीरे धीरे करके आउट होने लग जाता है, और जो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है,
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनका जो वेलफेयर होता है वो धीरे धीरे करके लॉस होने लग जाता है। ठीक है, मतलब हमारे जो अच्छे काम करने वाले प्रोड्यूसर है वो मार्केट के अंदर से कम होते हैं, और जो अच्छे से काम नहीं कर पाते उनकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर होते हैं उनका जो वेलफेयर होता है वो कम होता जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट। अब जो हमारी इंटीग्रेशन होती है ये रीजनल इकोनॉमी के अंदर, इसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बेनिफिट का कभी कभार। द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन मे नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल मेंबर स्टेट और रीजन। तो ये हर मेंबर्स तक, हर स्टेट के लोगों तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती सारी चीज़ें। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा ये पॉइंट है। इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुए उन्हें देखते हैं। इंक्रीज्ड ट्रेड फ्लोज, तो इससे क्या होगा, हमारे जो ट्रेड फ्लोज है ना वो बढ़ गए, मतलब जो व्यापार है वो बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। जैसे NAFTA led to significant increase in trade and investment among the three countries, creating more integrated supply chain। तो इससे क्या हुआ था, हमारी तीन कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गई थी। ठीक है, पर्टिकुलरली इन ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। दूसरा हमारा बेनिफिट है लोअर कंज्यूमर प्राइजेज। द एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ ऑन मोस्ट गुड्स हैज़ कंट्रीब्यूट टू लोअर प्राइजेज फॉर कंज्यूमर इन ऑल थ्री कंट्रीज़। अब सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्ट के ऊपर से हम टैरिफ हटा देते हैं, जो भी टैक्स गवर्नमेंट ने लगा रखा है, तो उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ। While the overall impact on GDP growth is debated, some sector and regions have experienced significant growth due to increased trade opportunities। तो इससे हमारे ओवरऑल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी इंक्रीजमेंट होता है, मतलब हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बढ़ रही है, जिसके खातिर हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कॉस्ट को। जॉब लॉसेज, a major point of contention particularly in US was the potential for job losses due to companies relocating to Mexico to take advantage of lower labor cost। The actual impact is still डिबेट अमंग इकोनॉमिस्ट। तो इससे क्या हुआ, जो लोगों की जॉब थी ना वो चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि जो हमारे यूएसए के लोग थे ना वो अपनी कंपनीज़ को मैक्सिको के अंदर शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो लेबर कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रही थी। ठीक है, दूसरी कॉस्ट क्या है हमारी इसमें, एडजस्टमेंट कॉस्ट। सर्टेन इंडस्ट्रीज इन ईच कंट्री फेस्ड सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन। तो कंपटीशन के बढ़ने की वजह से कुछ बिजनेस को, कुछ कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा जो एडजस्टमेंट कॉस्ट है वो क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। आगे हमारा पॉइंट है लॉस ऑफ सोवरेनिटी, मतलब जो हमारी सुप्रीम पावर होती है ना वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। ठीक है, कंपेयर्ड टू द EU द लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी is less significant as NAFTA USMCA primarily focused on trade rules। क्योंकि अब सारी चीज़ किस पर फोकस करी जा रही है, हमें ट्रेड रूल्स देखने हैं। ठीक है, एंड लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग सुप्रेंसल इंस्टीट्यूट हाउएवर देयर आर स्टिल डिबेट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल रेगुलेशन। क्योंकि जब एक कंट्री सारे टैरिफ हटा देती है तो उससे हमारी जो कंट्री होती है उसे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके उस कंट्री की जो पावर होती है सारी गुड्स और सर्विसेज को कंट्रोल करने की वो कम होती चली जाती है। ठीक है, सोवरेनिटी धीरे धीरे करके कम हो जाती है। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, और इसका मतलब फ्रीडम भी होता है, मतलब आज़ादी। अगले पॉइंट को देखते हैं, हमारे तीन बताने थे ना। तीसरा है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, जिसे एशियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या क्या बेनिफिट हुए, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एशियन ग्रोइंग इंटीग्रेटिंग मार्केट एंड इकोनॉमिक डायनेमिज्म हैव मेड इट एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर FDI। अब सिंपल सी बात है भाई, जब सारे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए गए हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जितने भी हमारी इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट होंगे उस कंट्री के अंदर और क्या करेंगे, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं हम इसे।
Economic growth and development. Regional cooperation and trade liberalization have contributed to economic growth and development of member state. अब सारे लोगों को सारी कंपनीज को, सारे बिजनेसेस को आज़ादी मिल चुकी थी, वो अपने बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है, मार्केट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही है, ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो कि लैड करता है किसको, डेवलपमेंट को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। तीसरा हमारा बेनिफिट है लार्ज मार्केट एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर जितने बिजनेसेस खुलते जाएंगे, जितनी मार्केट्स खुलती जाएंगी, उससे क्या होगा, जो हमारी मार्केट है ना, वो लार्ज अमाउंट में ग्रो करती जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कोस्ट को। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। इम्प्लीमेंट रीजनल एग्रीमेंट एंड ensuring compliance across diverse member state कैन बी चैलेंजिंग। अब कोई भी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो चुका है, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है उस कंट्री के लिए। दूसरा हमारा है ट्रेड डाइवर्जन। सिमिलर टू अदर रीजनल ब्लॉक्स देयर आर पोटेंशियल फॉर ट्रेड डाइवर्जन। कभी कभार क्या होता है, ट्रेड डाइवर्जन भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है, हमारा मेनली जो हमारा मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है ना, वो मार्केट के अंदर से चले जाता है, और जो हमारा लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है वो मार्केट के अंदर एंटर करा जाता है, उसे कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है एडजस्टमेंट कोस्ट। सर्टेन इंडस्ट्रीज विद मेंबर स्टेट में हैव फेस डिफिकल्टीज एडजस्टिंग टू इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम अदर एशियन कंट्रीज। तो कभी कभार उन्हें, जो हमारे बिजनेस है, उन्हें मार्केट में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए कभी कभार कुछ कोस्ट भी फेस करनी पड़ती है। तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला है, मेनली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बेनिफिट प्राइमरली थ्रू इंक्रीज ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो जो हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ना, वो अलग अलग तरीके के बेनिफिट हमें ऑफर करता है, जैसे ट्रेड में इंक्रीज़ करके, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ करके, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ करके, ठीक है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, बट एडवांटेजेस ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द वेरियस ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आपको बताना है सारे ऑब्जेक्टिव और फंक्शन किसके, वर्ल्ड बैंक के। आंसर को देखते हैं। आंसर में लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो सबसे पहला है हमारा पॉवर्टी रिडक्शन। द प्राइमरली ओवरएचिंग गोल इज़ टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो मेन जो इसका गोल है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, प्राइमरी ये किस पे फोकस करता है, पॉवर्टी को कम करने में, मतलब रिडक्शन करने में, गरीबी को कम करने में सहायता करता है कौन, हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर प्रोडक्ट दैट बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, कैसे, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करके कंट्री को, और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके कंट्री को, जिससे हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो सके, बूस्ट हो सके, ठीक है। तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टू प्रमोट डेवलपमेंट दैट इज़ environmentally, socially and economically sustainable, addressing issue like climate change, environmental degradation and social inclusion। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट का खराब होना, ठीक है, सोशल इंक्लूजन। तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान रख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी कंट्री की सहायता करता है, सारी चीज़ें डेवलप करने में भी सहायता करता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ठीक है, हर तरीके की चीज़ों में डेवलपमेंट करता है, जिससे हमारा ओवरऑल क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि करंट टाइम में हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना, एक एफिशिएंट वे में हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है
ताकि वो फ्यूचर में भी आने वाली जनरेशन के लिए बच सके, तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारा, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। There is a core function primarily through loan sum. This funding support a wide range of development project in areas like infrastructure, transport, energy, water, sanitation, education, health, agriculture and rural development. तो एक तरीके से जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से पैसे प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है या फिर कोई भी बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इन तरह की चीज़ों के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सके और उनका डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री डेवलपमेंट करेगी। दूसरा हमारा जो फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का वो क्या है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट। द वर्ल्ड बैंक ऑफर्स एक्सपर्टाइज, पॉलिसी एडवाइस, रिसर्च एंड एनालाइज टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोजेक्ट। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कंट्री की हेल्प करता है, कैसे, उसे एडवाइस प्रोवाइड करके सलाह देता है, ठीक है, एक्सपर्टाइज ऑफर करता है, ऐसे एक्सपर्टाइज जो कि डिसीज़न लेने में हेल्प करते हैं कंट्री की। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से जो कंट्री है ना वो एक अच्छे वे में सारी चीज़ों का डिसीज़न ले सकती है, क्योंकि ये एक अच्छी एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड कर रहा है हमें। ठीक है, और इसके थ्रू हम अपने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी है जो कि हम कंट्रीज़ के लिए बनाते हैं, उन्हें एक एफिशिएंट वे में बना सकते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने का भी काम करता है और इसे इवैल्यूएट भी करता है कि जो चीज़ हमारी जो कंट्री है उसने डिसाइड करी है वो चीज़ प्रॉपरली हो भी रही है या नहीं हो रही। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक मॉनिटर द प्रोग्रेस एंड इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द प्रोग्रेस प्रोजेक्ट। इट फंड्स टू एंश्योर इफेक्टिवनेस एंड लर्न लेसन फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव। ठीक है, अगर कोई भी कमी आती है ना, जो हमने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है कंट्री ने, अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो वो उसे पूरा कर देता है और इवैल्यूएट करता है उसकी प्रोग्रेस को कि जो चीज़ हमने सेट करी थी वो प्रॉपरली हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इन नोट्स को परचेज करना है। नोट्स का अमाउंट 29 रुपीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है एज़ यू नो आप लोगों के लिए। ठीक है, और नोट्स को परचेज करके सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिख के आना। ठीक है, खाली ये नहीं कि वीडियो से आपने समझ लिया आप बस खाली लिख के आ जाओगे, पॉइंट टू पॉइंट अगर सारी चीज़ें लिख के आओगे तो यार पेपर में अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ऊपर ऊपर से लिख के आओगे तो यार उसके अकॉर्डिंग ही नंबर मिलेंगे आप लोगों को। तो नोट्स परचेज करो, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करो, पॉइंट टू पॉइंट पेपर में लिख के आओ, क्योंकि अप्रोक्स आपके 2 पेपर और बचे हैं इसके बाद। ठीक है, 2-3 पेपर हो रहा है, अच्छे से मेहनत करो, फिर उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। तो नोट्स को परचेज करके रिवीजन अच्छे से, सारी चीज़ों की रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, लर्न अबाउट ऑल हेडिंग ऑफ द चैप्टर। हर एक चैप्टर की जो हेडिंग है ना पहले आपको देख लेना है कि आपको आती है या फिर नहीं आती। मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो सारी आती होगी, क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर इन सारी हेडिंगों को भी कवर करा दिया था, लेकिन फिर भी यार आप खोल के एक बार देख लेना। तो मेनली आपकी इसमें 5 यूनिट है आपके इस सब्जेक्ट में। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरी हमारी यूनिट ये है। तीसरी हमारी यूनिट है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यूनिट 4 है हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी आप देख लेना है दोबारा बुक में। ठीक है, 5th है हमारी यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, आउटसोर्सिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये 5वां हमारी यूनिट है। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, टाइम बचे तो इन सारे यूनिट्स की एक बार हेडिंग को देख लेना, उन्हें और पढ़ लेना, फिर आपकी जो तैयारी है ना वो एकदम तोड़ फोड़ हो जाएगी। आप पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप यार उसमें 100% लिख के आओगे, छोड़ के नहीं आओगे। मुझे 100% आप पे भरोसा है। और अपने आप पर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। तो
अटूट कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर और पेपर में फोड़। एट द एंड थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार आप लोगों को तो पता ही होगा कि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और यार अभी अप्रोक्स रात के 1 बजे हुए हैं, घर में सब लोग सो चुके हैं, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भैया इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियो अपलोड कर दो, प्लीज़ अपलोड करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।